नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान जजों से न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की अपील करी है और इस दौरान पीएम ने जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के लिए हाईकोर्ट के जजों और राज्य सरकारों से खास अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आज 3,50,000 ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं और जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीबी या फिर सामान्य परिवारों से हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके। मोदी ने कहा कि जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजेस से अपील करना चाहूंगा कि मानवीय संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। मोदी ने कहा कि इसी तरीके से न्यायालय और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता भी एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकती है। कम समय में समाधान से न्यायालय का बोझ कम होगा। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल खुद को ज्यादा हिंदुत्वधारी साबित करने में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा कहीं बवाल है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको बता दें, संजय राउत ने हनुमान को लेकर शुरू हुए घमासान के बीच में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हनुमान के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है। हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा योगी जी का वक्तव्य था। तो अब कब से बजरंगबली के प्रेमी बन गए वो? अश्विनी चौबेने पुन्हा एकदा योगी चालीसा वाचायला पाहिजे, बनवायला पाहिजे। आम्हाला हनुमान माहिती आहे काय ते। महाराष्ट्र हा राम आणि हनुमानाचा पूजकच आहे। बाळासाहेब ठाकरेंची चिंता तुम्ही करू नका। बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेशी तुम्ही जी बेईमानी केली त्याबद्दल कदाचित बाळासाहेबांच्या डोळ्यामध्ये एखादा अश्रू तरळला असेल। तो बाळासाहेब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना देख लीजिए। आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देख लिया। हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ऐलान किया कि 5 मई को वो आगरा जाएंगे और ताजमहल में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि 5 मई से ही भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाएगी। वहां पर भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही वहां से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग भी की जाएगी। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमला कर हमारा इतिहास मिटाया गया, जिसे हम खोज कर देश के सामने रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिन पहले अयोध्या की तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में घुसने नहीं दिया गया था। परमहंसाचार्य ने कहा था कि वो ताजमहल में दबी हुई भगवान शिव की पिंडी को देखने के लिए आगरा पहुंचे थे। सुरक्षा गार्डों ने भगवा कपड़ों और ब्रह्मदंड के चलते उन्हें अंदर नहीं जाने दिया।
मैं आगरा के तेजो महालय, जिसको मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू किया, गलत इतिहास बताया गया। वो भगवान शिव का मंदिर है। जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, और मैं रिटर्न चले आया। इसके बाद जब वहां विरोध शुरू हो गया तो वहां के जो ASI RK पटेल हैं, उन्होंने हमसे क्षमा मांगा है और मुझे पुनः इन्वाइट किया है। तो मैं 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट 10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत, धर्माचार्य, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए। और 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। यह सब कार्य जो है एक भगवान की कृपा से संवैधानिक दायरे में होगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिए। मैं आप सब लोगों को यह निमंत्रण के लिए वीडियो जारी कर रहा हूं। जय श्री राम। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, परमहंसाचार्य को हम सुन रहे थे, वो एक वीडियो उन्होंने निमंत्रण वीडियो जारी किया है जिसमें वो सभी धर्मावलंबियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप आगरा पहुंचिए और वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए भाई, 5 मई को यहाँ पर जो तमाम आपकी अगुवाई है वो की जाएगी। कि इसमें कितनी सच्चाई है? 5 मई को क्या उनको निमंत्रण मिला है और क्या संवैधानिक दायरे में शिव की स्थापना ताजमहल में होने जा रही है क्या? आप पूजा बता दें कि 26 तारीख को परमहंस आगरा में ताजमहल देखने के लिए अपने शिष्य के साथ आए थे, लेकिन ASI और CSF के कर्मचारियों ने उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि उनके पास धर्मदंड था और भगवा वस्त्र पहने हुए थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। उसके बाद सामने ASI के प्राथमिक अधीक्षक राजकुमार पटेल खुद सामने आए और उन्होंने बोला कि हमारे कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ जो उनके पास धर्मदंड था वो लोहे का था, लेकिन बाद में वो लकड़ी का निकला। और बाद में उन्होंने खेद भी प्रकट किया इसके लिए और उनको बोला कि अगर वो भविष्य में आते हैं तो इसके लिए उनका स्वागत है, उनको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। और इसके तत्काल बाद ही आगरा के अन्य जो हिंदूवादी हैं वो भगवा वस्त्र पहन के और ब्रह्मदंड करके उसके अंदर प्रवेश भी किया। ये लगातार 2-3 दिन तक मामला चला, लेकिन फिर आज ये मामला सामने आया है कि 5 मई को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो वहां पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उन्होंने पूरे हिंदू सनातनी धर्म को आमंत्रित किया है। तो पूजा आपको बता दें, ताजमहल और महादेव मंदिर को लेकर ये पहली बार मामला नहीं उठा है। इससे पहले भी लगभग दसियों मामले पे नहीं जाते हैं प्रदीप, मामले पे नहीं जाते हैं। जिस तरीके की धर्म संसद की बात कर रहे हैं परमहंसाचार्य, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस तरीके की कोई इजाजत प्रशासन की तरफ से इनको दी गई है या फिर मनगढ़ंत है ये तमाम चीजें? पूजा मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ताजमहल परिसर के अंदर इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब भारत सरकार की साफ साफ गाइडलाइंस है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है। धर्म संसद तो बहुत बड़ी बात है, तो ये सारी चीजें बेमानी है। उनको आमंत्रित किया गया है सिर्फ उनके ताजमहल को देखने के लिए। अगर वो वहां पर इस तरीके का कुछ करते नजर उन्होंने घोषणा की है तो मुझे नहीं लगता है इस तरीके से उनको प्रवेश करने दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधी एक बात है और वो बात ये कि परमहंसाचार्य का ये मनगढ़ंत वीडियो है, इस पर कृपया जनता टीवी की भी आपसे अपील है कि इसको सीरियसली ना लें और कोई भी धर्म के नाम पर ताजमहल ना पहुंचे, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी भावना को आहत करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। धर्म अपने धर्म का सम्मान करना और धर्म पर चलना सिखाता है, दूसरे के धर्म को आहत करना नहीं सिखाता। यूपी में दिन ब दिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती गांवों में हो रही है। यूपी में तकनीकी खराबी से कई बिजली उत्पादन कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो वहीं यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना कि बिजली का संकट अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी अघोषित बिजली कटौती हो रही है। प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से संकट और गहरा गया है। बिजली का उत्पादन कम होने के पीछे एक बड़ी वजह कोयले की कमी बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य विद्युत परिषद का कहना है कि कोयले की कमी ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। प्रदेश के बिजली घरों के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है।
जबकि आपूर्ति 61,000 मीट्रिक टन की ही हो पा रही है। मतलब साफ है कि 26,900 मीट्रिक टन कोयले की कमी है, जो कि जरूरत के लगभग 30% से कम है। इस समय प्रतिदिन 23,000 मेगावाट का खर्च है। पिछले सालों की अपेक्षा रेलवे रैक में कमी है। विदेश से भी कोयला खरीदने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने निर्देश दिए हैं। वहीं महंगे विदेशी कोयले की वजह से बिजली महंगी हो सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन 97,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, जिससे कि माना जा रहा है कि यूपी में बिजली संकट गहरा सकता है। बिजली संकट से इन दिनों करीब 23,000 मेगावाट बिजली का खर्च हर दिन आ रहा है, जिससे कई बिजली उत्पादन कंपनियां बंद हो गई हैं। प्रदेश में कोयले की कमी है, रेलवे कोयला समय पर नहीं पहुंचा पा रहा है। वर्तमान में जो कोयला मिल रहा है कोल खदानों से वो 61,300 मीट्रिक टन है। लगभग 30% कोयले की कमी है। इसकी वजह से जब 30% कोयले की कमी रहेगी तो निश्चित तौर पर पावर हाउस सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रेलवे सबसे की रैक होनी चाहिए, रैक जिससे कोयला आता है उससे कोयला नहीं आ पा रहा है। अब जब कोयला सही मात्रा में यहाँ आ नहीं पाएगा तो निश्चित तौर पर पावर संकट आएगा। और जो केंद्रीय सेक्टर की भी बिजली पहले लगभग गर्मी में 8,000 तक मिल जाती थी, अब 7,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं मिल पा रही। उधर अघोषित बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। सपा ने लिखा है कि बिजली तक नहीं दे पा रही डबल इंजन सरकार, समूचे यूपी में मचा हाहाकार। अघोषित बिजली कटौती और भीषण गर्मी के बीच झुलस रही जनता पूछती है सवाल, 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाले कहां हो गए गुल। सूत्रों के मुताबिक यूपी में गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले 38 साल में पहली बार अप्रैल माह में यूपी में बिजली की इतनी मांग सामने आई। गहराते बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जनता से बिजली बचाने की अपील की। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ट्रकों से कोयला लाने का फैसला लिया है। हर साल गर्मी के महीने में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समय रहते कोयले का भंडारण क्यों नहीं किया गया। लखनऊ से अनूप कुमार सिंह और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बिजली संकट कोई नया नहीं है। इसकी भूमिका पिछले 2 महीने पहले से बननी शुरू हो गई थी, जब आपने सुना होगा कि किस तरीके से कोयले की कमी के चलते तमाम जो राज्य हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों में बिजली की कटौती होगी ही होगी। अब गर्मी है, गर्मी से सरकार आपको बचा नहीं पाएगी, इंतजामात खुद करना है और बिजली बचानी भी है। ये एक संदेश भी है कि बिजली का अपव्यय अगर करेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए हो सकता है कुछ भी ना बचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली की किल्लत बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी लोग 8 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रोज 23,000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 20,000 मेगावाट की। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है। तो वहीं भीषण गर्मी में बिजली कटौती पर विपक्ष भी सरकार पर घेर रहा है। इस कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। इसके बाद अगर गलती से बिजली आ जाए तो जनता अपने घर के सारे आवश्यक विद्युत उपकरण बंद करके बिजली बचत का संकल्प साकार करे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, जिस तरीके से बिजली अधिकारी को हम सुन रहे हैं कि कोल ब्लॉक्स में जिस तरीके से कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, उस वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है, तो क्या कोई बैकअप प्लान नहीं रहता है क्या? देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहरा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है बिजली को लेकर के। उत्तर प्रदेश में पहले भी बिजली की कमी आई थी, उसको हालांकि अधिकारियों को सीख लेना चाहिए। पिछले जब बिजली संकट आया था कोयला का ही संकट था, इस बार भी कोयला का ही संकट है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन करीब 87,900 मीट्रिक टन पर दिन की खपत है, लेकिन अभी 30% करीब रोज कमी कोयले की है। हालांकि जिस तरीके से रेलवे विभाग भी कहीं न कहीं सुस्ती दिखा रहा है, जो रेलवे विभाग के पास रैक थे वो करीब 400 से ज्यादा थे, आज 400 के आसपास रैक आ चुके, कुछ बंद पड़े हुए हैं। यही कारण है कि लगातार बिजली जो संकट गहराता जा रहा है। कोयले की कमी है। जो रेलवे विभाग है, कई
जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसको भी बंद कर दिया है, ताकि जो मालगाड़ी है वो समय से पहुंचे और जो कोयले का संकट उत्तर प्रदेश में गहरा रहा है उसको पूरा हो और जल्द इस पे बिजली का जो संकट है वो दूर हो। लेकिन वहीं कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के लापरवाहियों के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बिजली संकट पहली बार नहीं हुआ है, गर्मी में हर साल होता है। तो ऐसे में बिजली विभाग के जो लेकिन अधिकारी अपेक्षाकृत हैं अनूप, कोल ब्लॉक्स की जो कमी है, कोल सप्लाई की जो कमी है, वो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली विभाग को इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि अगर जो कंपनियां हैं वो कोयले से ही चलनी है तो कोल्स का कहीं ना कहीं भंडारण होना, भंडारण सुरक्षा सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान जारी किया है। राजधानी देहरादून में इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुद की। इस मौके पर तंबाकू मुक्त करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। उत्तराखंड प्रदेश में खेल प्रतिभाओं और खिलाड़ियों को निखारने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन खेल विभाग की वेबसाइट में ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आता। ऐसे में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को खेल विभाग की वेबसाइट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि कोई भी खिलाड़ी या व्यक्ति अगर खेलों की जानकारी चाहता है तो वो सबसे पहले वेबसाइट को देखता है, जिसके लिए वेबसाइट को दुरुस्त करने के साथ ही रोजाना कार्यक्रमों की जानकारी भी इसमें अपडेट होनी चाहिए। भीषण गर्मी में गुलमोहर की छटा देखते ही बन रही है। तापमान जितना ज्यादा बढ़ रहा है, गुलमोहर उतना ही खिलता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच आजकल गुलमोहर ने ऐसे रंग बिखेरे हैं कि हर कोई उसका दीवाना है। नीले आसमान के तले लाल सुर्ख रंग में खिला गुलमोहर का फूल सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जितनी भीषण गर्मी उतनी सुंदर छटा बिखेरता गुलमोहर को संवारने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी के रहने वाली गुलमोहर गर्ल तनुजा जोशी ने ये काम किया है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गुलमोहर के सैकड़ों पेड़ हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में लगाए हैं। जो हल्द्वानी नैनीताल रोड पर लगे गुलमोहर के पेड़ राहगीरों को छाया भी दे रहे हैं और क्षेत्र को सुंदरता भी प्रदान कर रहे हैं। गुरुवार शाम हरिद्वार की जूर्स कंट्री सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। डीएम ने एसडीएम पूरन सिंह राणा को जांच सौंप दी है। जांच मिलने के बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जूर्स कंट्री सोसाइटी पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया, जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। इस दौरान एसडीएम ने मृतक बच्चे के परिजनों से भी बातचीत करी, जानकारी जुटाई है।